हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता और आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 का सेट सी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 10 independent rolling of biased die, the probability that an even number will appear 5 times is twice the probability that even number will appear 4 times. What is the probability that even number will appear twice when the die is rolled 8 times? तो यहाँ पे पहले तो देखो कि आपने डाइस को 10 टाइम रोल किया है, यानी आपने एक्सपेरिमेंट 10 टाइम रिपीट किया है। तो यहाँ पे आपका n तो हो गया 10, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। एंड क्योंकि ये डाइस रोल करने का क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। देखो सक्सेस क्या लेना है वो आपको लास्ट लाइन से पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर विल अपीयर, यानी इवन नंबर का आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है, और ऑड नंबर आ जाए तो ये हमारे लिए क्या है, फेलियर है। अब देखो अगर कोई नॉर्मल डाइज होता, ठीक है, अनबायस्ड डाइज जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपने कोई प्रकार की चीटिंग नहीं की है, तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होगी, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ होगी, इक्वल होती है जब डाइस क्या होता है, अनबायस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास बायस्ड डाई है, यानी कि यहाँ पे इवन और ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, डाइज में किसी प्रकार की कोई चीटिंग करी हुई है, ठीक है। तो हमें किसी और तरीके से पी और क्यू की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर उसे सॉल्व करके हम लोग सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे लिए सक्सेस है, यानी कि पी हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर विल अपीयर 5 टाइम्स, कि हमें सक्सेस कितनी बार मिले, 5 टाइम्स मिले, तो पी 5। इज यानी कि जब भी आप इस देखो आप इक्वेशन में उसे इक्वल टू कर दो कि इवन नंबर विल अपीयर 5 टाइम्स इज ट्वाइस, यानी ट्वाइस यानी 2 टाइम्स the probability that even number will appear 4 times, कि probability that even number will appear 4 times, 4 बार even number मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि हमें 5 बार सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दुगनी है 4 बार सक्सेस मिलने की। बस एक बार अगर आप ये इक्वेशन रेडी कर लो तो उसके बाद हम लोग पी और क्यू की वैल्यू बहुत इजीली ढूंढ पाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। So yes, हमारी इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 है P5 इज इक्वल टू ट्वाइस P4। यहाँ पे मेरे पास n था 10, तो आपके पास बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है NCX P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस x। इसे लगा देंगे तो P5 हो जाएगा 10C5 P टू द पावर 5 Q टू द पावर 5 ट्वाइस 10C4 P टू द पावर 4 एंड Q टू द पावर 6, ठीक है। ये 5 और 4 क्या होती हैं, आपके सक्सेस के नंबर्स होते हैं, यानी x की वैल्यूज होती हैं, और n तो आपको पता था ही। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो है वो P और Q की वैल्यू भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 10P5 की वैल्यू चाहिए। सो 10P5 की वैल्यू होती है 10C5 की वैल्यू होती है 252, ये P5 है, ये Q5 है। 2 इंटू 10C4 होता है आपके लिए 210, P4 Q6। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे जो हो सके। सो देखो यहाँ पे P5 है और यहाँ पे P टू द पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 एंड यहाँ पे Q का पावर 5 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। हम यहाँ पे 2 का टेबल से इसको काटते हैं 126 टाइम्स। अगेन हम यहाँ पे 2 का टेबल अगर लगाएं तो ये 105 एंड दिस इज 63, एंड देन यहाँ पे हम 21 का टेबल लगा सकते हैं, 21 5 जा 21 3 जा। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 3P इज इक्वल टू 5Q। ये बात भी हमें पता है कि P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है, इसलिए Q की जगह हम लोग 1 माइनस P भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो दैट वुड बी 3P इज इक्वल टू 5 और Q की जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस P, राइट। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो
5 माइनस 5p, 5p को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 8p वुड बी इक्वल टू 5। सो फाइनली p की वैल्यू हमें मिलेगी 5/8। ठीक है, तो q हो जाएगा आपका 3/8, राइट। तो p और q की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है 5/8 एंड q/8, यानी कि इवन नंबर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8 और ऑड नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब देख सकते हैं इक्वल नहीं है क्योंकि डाइस जो है वो अनबायस्ड नहीं था। p और q की वैल्यू ढूंढने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमसे पूछा था what is the probability that even number will appear twice when the dice is rolled 8 times। तो जब आप एक्सपेरिमेंट 8 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो n हो जाएगा 8। आपको सक्सेस चाहिए 2 टाइम्स, तो x है 2 और p और q की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ढूंढ ली है। बस तो हम लगा देते हैं, n 8 लेना है, x 2 लेना है और p और q की वैल्यू यहां से लेनी है। सी हो जाएगा 8c2, 5/8 रेज टू 2, 3/8 रेज टू 6। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये है 28। 5/8 रेज टू 2 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.391। 3/8 रेज टू 6 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.0028। एंड फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 0.0304। यस, तो ये हो जा रहा है आपका अल्टीमेट आंसर। आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो समझ आ जाएगा और नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बता रहा है कि इफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फिटेड टू द फॉलोइंग डेटा। इसके बाद हमें xi और fi की कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं। देन द सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ x इज इक्वल टू 2, 3, 4 वुड बी। तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें करना क्या है। सो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ xi की वैल्यूज हैं और कुछ fi की वैल्यूज हैं। ये हैं 0, 1, 2, 3, 4। fi की वैल्यूज हैं 16, 25, 32, 17 एंड 10 और टोटल ऑफ fi यानी कि सिग्मा fi हमारे पास है 100। ठीक है, और हमें पूछा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कैपिटल N इंटू पी आई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 N है। एक तो कैपिटल N है जो कि होता है सिग्मा fi। जो सिग्मा fi है यही आपके लिए क्या है, कैपिटल N होता है। और एक है आपके पास स्मॉल n जो हम लोग बाइनोमियल के लिए यूज करते हैं। देखो जो बाइनोमियल का क्वेश्चन होता है, जो बाइनोमियल का क्वेश्चन होता है, इसकी बात आपको याद रखनी है कि इसमें n जो रहता है वो स्मॉल होता है और जो p होता है वो लार्ज होता है। बाइनोमियल की खासियत है कि उसमें n स्मॉल होता है और p लार्ज होता है। तो ये तो कैपिटल n है और स्मॉल n जो हमें यूज करना है ये प्रोबेबिलिटीज ढूंढने के लिए, वो क्या है 4। ये है हमारे पास स्मॉल n। ठीक है, जो सबसे बड़ी xi की वैल्यू होती है वही हमारे पास होता है n। ठीक है, स्मॉल n होता है। तो ये दो बात अगर आपको यहाँ से पहले निकाल लेनी है, उसी के बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। स्मॉल n होगा 4 जो बाइनोमियल के लिए यूज होगा और कैपिटल N है 100 जो कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आप बस देखते जाइए, आपको और क्लैरिटी आएगी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो आपको मीन और जो इसके पैरामीटर्स होते हैं n n p वो आपको पता होने चाहिए। तो n तो चलो आपको बाइनोमियल के लिए यहाँ पे पता चल गया 4 है, लेकिन अभी p पता चला नहीं है। ठीक है, pi की वैल्यू अभी हमें ढूंढनी बाकी है। सो वो हम ढूंढेंगे मीन की मदद से, पर मीन तो क्वेश्चन में अवेलेबल है नहीं। तो हम मीन ढूंढेंगे उस तरीके से जैसे आप लोग ढूंढते थे स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, राइट। तो स्टैंडर्ड टेंडेंसी का जो आपका चैप्टर था उसमें आप मीन ढूंढने के लिए करते थे सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। और यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा के मीन ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं जो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा xi fi। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 64, दिस वुड बी 51 एंड 40।
और इसका टोटल क्या आ रहा है 180, जो कि है सिग्मा fi xi, राइट। हमने क्या किया, सिर्फ xi को fi से मल्टीप्लाई करते गए हैं और हमें ये वैल्यूज मिल गई। बस हमें इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो न्यूमरेटर में आएगा 180 और डिनोमिनेटर है 100, तो मीन आया 1.8। सो अब मीन तो मीन होता है, अगर आप इस तरीके से निकालें या एनपी से निकालें, दोनों मीन ही है, ठीक है। तो मीन क्योंकि 1.8 आया है, और बाइनोमियल में हम मीन कैसे लेते हैं, बाइनोमियल में हम मीन लेते हैं एनपी से, तो एनपी की वैल्यू भी हम क्या ले रहे हैं 1.8 लेंगे, क्योंकि एनपी कुछ नहीं है, मीन ही है, ठीक है। और मीन की वैल्यू तो अभी ढूंढी ना 1.8, राइट। सो अब इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, आप इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। n आपका है 4, मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपका n होगा बाइनोमियल के लिए। सो n इंटू 4 इंटू p, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू होगी 1.8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.45, तो q हो जाएगा आपका 0.55। तो यहाँ पे आपको p और q की वैल्यू अवेलेबल हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व हुआ नहीं है, p अवेलेबल है, ठीक है, n पता है, q पता है, पर अभी भी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली है, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी। फिर से दिखा देती हूँ, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि आप फाइंड करें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2, 3, 4 और फिर आप उनका सम यानी कि टोटल करें। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल N इंटू पी आई, जिसमें मेरे पास कैपिटल N तो 100 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए किसकी, जब x है 2, x है 3 और x है 4। तो ये हम कैसे ढूंढेंगे, ये हम ढूंढेंगे बाइनोमियल के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाते हुए इनकी प्रोबेबिलिटीज ढूंढेंगे। तो जब x2 होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा 4c2, p की वैल्यू आपकी है 0.45 रेज टू 2 एंड q की वैल्यू है 0.55 रेज टू 2। ये हो जाएगा 4c3, 0.45 रेज टू 3, 0.55 रेज टू 1। 4c4 हो जाएगा ये 0.45 रेज टू 4, 0.55 रेज टू 0, राइट। तो इस तरीके से आपको पहले तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, जब x है 2, x है 3 और x है 4। ये आप जब पी आई ढूंढ लेंगे, बाद में आप उसको n से मल्टीप्लाई करके ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर्स क्या आते हैं, ये आएगा आपका 0.368 आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 0.20 और ये हो जाएगा आपका 0.041। तो अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालनी है और यहाँ पे कुछ खिचड़ी पक गई है, तो हम इसे अच्छे से एक बार नीचे मैं और लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपका xi है, pi है, और यहाँ पे हम ex ढूंढेंगे क्या करके, n इंटू पी आई करके। तो जब x आपका 2 है, जब x आपका 3 है, जब x आपका 4 है, तब उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 0.368। कैसे निकाला है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाकर। बस मैं नीचे वो वही वैल्यूज क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ऊपर जो वैल्यूज आई हैं वही बस मैंने यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो ये आपने पी आई निकाल दिया, n तो आपको पता है बिग N 100 ही लेना है, तो जब आप 100 इंटू 0.368 करेंगे तो ये हो जाएगा 36.8। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट नंबर लेना है, तो आप इसे 37 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 20 एंड 0.041 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4.1, जिसे आप लोग 4 ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका टोटल होगा 61। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालें जब x हो 2, 3, 4 और फिर आप उसका टोटल करके बताएं। सो ये हमने कर दिया है, आंसर आ रहा है 61, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार आप जरूर से इसे रिवाइंड करके देखें किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। मीन का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले मीन निकाला है, जिसकी वजह से हमें p और q की वैल्यूज मिल गई। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटीज ढूंढी हैं जब x 2, 3 और 4 है, और उसे फिर कैपिटल N से मल्टीप्लाई करते हुए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढ दी और उसका टोटल कर दिया। तो आप इसे एक बार जरूर से देखें, आपको क्लैरिटी आएगी। तो यह है पूरा क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन अवेलेबल है 50। एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास न्यू है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी इस चीज की। तो अभी सबसे पहले ये क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, डेटा एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और एक ग्राफ बना देंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास न्यू है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है 10। सो अगर आप इसे एक बेल शेप कर्व बनाएं तो सबको पता है कि सेंटर में यहाँ पे क्या आएगा, मीन की वैल्यू होती है सेंटर में। सो 50 आ जाएगा आपका सेंटर में, और ये म्यू की वैल्यू है। और इसका z वैल्यू क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मीन के लिए होता है हमेशा 0। ये बात हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन 60 लेस देन इक्वल टू 60 बाय x ग्रेटर देन 50। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 60 बाय x ग्रेटर देन 50। अगेन अगर आप देखें तो इस पैटर्न के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आप इसे a ले लें, आप इसे b ले लें, तो ये जो हमें निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाय b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, राइट। अब a क्या है हमारे पास, ये है, तो हम लिख देते हैं जल्दी से। प्रोबेबिलिटी a की जगह पे मैं लिख रही हूँ x लेस देन इक्वल टू 60 इंटरसेक्शन विथ b क्या है, x ग्रेटर देन 50, राइट। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में b ही लिखना है जो कि है x ग्रेटर देन 50 की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये हमें करना है। अब ये कर हम सकेंगे जब हम पहले 60 देखें कहाँ आएगा इस ग्राफ में। तो 60 ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू है हमारे मीन से, तो राइट हैंड साइड में आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी आपकी 60। हम 60 का पहले हम लोग z वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होगा 60 के लिए, वो निकाल लेते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला होगा x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पे x है आपका 60, म्यू है आपका 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बाय 10 यानी कि 1, यानी कि z वैल्यू ऑफ 60 हमें क्या मिली है यहाँ पे 1। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो फिलहाल हमने इतनी चीजें कर ली हैं। अब हमें देखना है कि हमें जो वैल्यूज चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, न्यूमरेटर अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 60 इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन 50। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे शेड करते हैं इस एरिया को। a क्या है आपका, a है आपका x लेस देन और इक्वल टू 60। तो अगर हम लेस देन और इक्वल टू 60 के एरिया को यहाँ पे शेड करें तो कौन सा एरिया आएगा, ये 60 है, और लेस देन इक्वल टू 60 यानी कंप्लीट एरिया आ गया। ये कंप्लीट एरिया किसका एरिया है, a का एरिया है, ठीक है। a क्या है, x लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब हम उसका इंटरसेक्शन हमें करना है किससे, b से, और b क्या है, x ग्रेटर देन 50। तो ये 50 है आपका यहाँ पे सेंटर में, ग्रेटर देन 50 यानी कि पूरा इसके राइट हैंड साइड का एरिया आ जाएगा, ये कंप्लीट एरिया। आप खुद ही देख सकते हैं इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा है। इंटरसेक्शन a और b के इंटरसेक्शन का एरिया जो है वो खुद ही ग्रीन कलर से आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन का जो एरिया है वो ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया। तो ये एरिया एक्चुअली क्या है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 50 एंड 60, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, है ना। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो आपको एग्जाम में टेबल मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। पर मेरा मानना है कि आपको कुछ एरियाज तो याद होने ही चाहिए, जैसे एरिया बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 2, बिटवीन 0 एंड 3, ये पता होने ही चाहिए। सो ये हो जाएगा 3413 होता है, ये होता है 0.4772,
ये होता है 0.4987। ये इतने एरिया तो हमें पता होने चाहिए। फिलहाल हमें तो चाहिए ये जो आपको मिला इंटरसेक्शन, ये क्या था, बिटवीन 0 एंड 1 वाला एरिया। तो न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी आप बहुत इजीली लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगी 0.3413 आई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो क्यों यहाँ पे 0.3413 लिया, बिकॉज इंटरसेक्शन का एरिया क्या है, ए और बी के बीच का एरिया 0 एंड 1 के बीच का एरिया है। ठीक है, तो वो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, एरिया इसका ग्रेटर देन 50 का, ग्रेटर देन 50 यानी ये कंप्लीट एरिया ग्रेटर देन 50 को अगर मैं एक दूसरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट करूं, क्या है ये कंप्लीट एरिया ना, ये 50 रहा आपका, ये 50, तो ये पूरा एरिया क्या है, 0 के सेंटर के राइट हैंड साइड का एरिया कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया 0.5। दोनों चीजें आपको मिल गई, बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.6826। दैट बिकम्स योर आंसर। सो ये है आपका आंसर 0.6826। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फिट बैठ रहा है, यानी कि ये नियर आंसर है 0.6828। ठीक है, ये सबसे नियर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं इसे कैसे सॉल्व किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। आपको चाहिए न्यूमरेटर में एरिया बिटवीन 0 एंड 1। कैसे एरिया बिटवीन 0 एंड 1 वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ जिनको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, कैसे किया, क्यों 0 एंड 1 वाला एरिया लिया हमने। सो ये 50 था, तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए था, कौन सा एरिया चाहिए था, आपको याद होगा, हमें चाहिए इंटरसेक्शन बिटवीन x लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60 वाला कौन सा एरिया है, ये कंप्लीट एरिया है, ये a का एरिया है। ठीक है ना, और इसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें b के साथ, और b खुद क्या है, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, तो 50 ये रहा, और ग्रेटर देन 50 वाला ये एरिया हो गया। तो जो एरिया आपका ग्रीन में हाईलाइट हो गया वही तो दोनों में कॉमन है ना, तो वो कौन सा एरिया है, बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी होती है 0.3413, वही बन गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, और इस तरीके से इसे हमने सॉल्व कर दिया। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिया है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन होती है और हमें सॉल्व करना होता है, हालांकि पॉइसन के लिए नहीं किया है। सो पॉइसन में यहाँ पे एक इक्वेशन अवेलेबल है, इस इक्वेशन को मैं जल्दी से पहले ले लेती हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेती हूँ। एक सेकेंड, यस, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये है 9 P4 प्लस 90 P6 इज इक्वल टू P2। ये चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए एक बात याद रखिए, पॉइसन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइसन का आपको फॉर्मूला होता है, कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी पॉइसन के लिए ढूंढनी हो तो दैट इज e रेज टू माइनस m रेज टू x बाय x फैक्टोरियल, जिसमें जो e की वैल्यू है वो ऑलरेडी फिक्स है, ये है 2.71828, राइट, 2.71828 है e की वैल्यू, और m क्या है, जो m है वो होता है पॉइसन में मीन भी होता है m, और ये वेरिएंस की वैल्यू भी पॉइसन में m ही होती है। ठीक है, सो मीन कह लो, वेरिएंस कह लो। ठीक है, सो ये होता है आपका m और ये है आपका e। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको m ना मिले। m जो होता है वो पैरामीटर माना जाता है पॉइसन के लिए। हमें पहले m ढूंढने की कोशिश करनी है, जो हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से। तो मैं दोबारा इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, एंड देन हम इसे सॉल्व करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर। तो ये है 9 P4 प्लस 90 P6 इज इक्वल टू P, राइट, यस। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू P4, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, फॉर्मूला लगा के e रेज टू माइनस m की वैल्यू, m की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, m रेज टू 4 हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे 4 गिवन है, डिवाइडेड बाय क्या होता है 4 फैक्टोरियल। आप देख लो फॉर्मूला, सो e रेज टू माइनस m रेज टू x बाय x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल होगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ 24। यहाँ पे है 90 इंटू e रेज टू माइनस m रेज टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल, जो कि होता है 720 इज इक्वल टू
e रेज टू माइनस m m रेज टू 2 बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि होता है 2 ही। इस स्टेप के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती हैं, आप उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं 3 का टेबल लगा रही हूँ, 3 3 9, 3 8 24। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, देन 9 1 9 8। इसके अलावा कुछ और कैंसिल हो नहीं रहा है। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये है आपका राइट हैंड साइड। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जितना है उतना ही हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से। तो हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पर e रेज टू माइनस m स्क्वायर एंड 2, इतना हम कॉमन निकालेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में से। क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ताकि हम उसे कैंसिल कर दें। इतना ही कॉमन निकालेंगे, चाहे ज्यादा कॉमन निकाल रहा हो फिर भी हम नहीं निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो अगर आप इसे कॉमन निकालते हो, ठीक है, सो इसमें से अगर आपने फर्स्ट तो ये है, इसमें से अगर आपने e रेज टू माइनस m निकाल दिया तो देखो ये चला गया, ठीक है। m रेज टू 4 था और उसमें से आपने m रेज टू स्क्वायर अगर निकाल दिया तो क्या बचेगा, m स्क्वायर ही बचेगा, और उसके साथ ये 3 है, ये भी बच जाएगा। और नीचे क्या है, 8 था जिसमें से आपने 2 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। प्लस यहां से भी आपने वही निकाला, e रेज टू माइनस m निकाल दिया तो ये चला गया। m रेज टू 6 था जिसमें से m रेज टू 2 निकाल लिया तो कितना बचेगा, m रेज टू 4। और यहाँ पे 8 था जिसमें से आपने 2 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 4। और इस तरफ तो यही था। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों हमने उतना ही निकाला, ताकि आप इजीली इसको देखो कैंसिल कर पाओगे, एकदम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा 3 रेज टू m स्क्वायर m4 बाय 4, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 रेज टू m स्क्वायर प्लस m4 इज इक्वल टू 4 कर देंगे। देन आप इसे अगर अरेंज करके लिखें तो पहले m4 आएगा, फिर 3m स्क्वायर आएगा, उसके बाद -4 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट में इसको डाल दिया। इसके बाद हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि जहां जहां पे m स्क्वायर है हम उसे अज्यूम करेंगे, लेट m स्क्वायर इज इक्वल टू x, ऐसा अज्यूम करेंगे। इसको करने से सिर्फ हमें कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल लगेगी। तो अगर m स्क्वायर x है तो m रेज टू 4 क्या होगा, m रेज टू 4 क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। पहले मैं दोबारा इसे कॉपी कर लेती हूँ, ये थी आपकी इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग ये अजम्पशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सो अब अगर m रेज टू 4 है, m रेज टू 4 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 3m स्क्वायर था, m स्क्वायर तो x है, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां जहां पे m स्क्वायर है वहां वहां पे हमने क्या लिया है, x लिया है, ठीक है। बस अभी आप 4 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि 3 आए, काफी सिंपल है, 4 1 4 में ही हो जाएगा ये तो, 4x माइनस x। देखो फैक्टराइजेशन और इन सारी चीजों में इतना मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, ये तो सब आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सब किया ही है, बेसिक्स हैं। +4 -1 यहाँ से कॉमन लेके x +4, तो x -1 है या फिर x +4 है, ठीक है। सो यहाँ तो क्या होगा, x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x +4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तो x होगा 1 या तो x होगा -4। खैर x जो है वो तो m स्क्वायर था, तो याद होगा हमें तो m ढूंढना है ना, x तो हमें चाहिए नहीं, तो x क्या था, m स्क्वायर था। अब दोबारा से हम ये वैल्यू स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पर x की जगह पे मैं लिख देती हूँ m स्क्वायर। तो m स्क्वायर या तो 1 होगा या तो m स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा। अब पहले तो सोचो, कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती है। यानी ये जो चीज है ये तो गलत हो गई, यानी ये सही है। तो m स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर 1 है, तो m की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 1। m स्क्वायर 1 है तो m भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये मिल गया हमें m की वैल्यू। पॉइसन का क्वेश्चन है, m की वैल्यू हमें पहले ढूंढनी है। आप इस वीडियो को अपने तरीके से दोबारा रिप्ले करके देखना, एक एक स्टेप को देखना किस तरीके से किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही हमने m ढूंढा, अभी हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमें बुक में पूछा था। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। x लेस देन इक्वल टू 1 की हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है x लेस देन इक्वल टू 1 की। तो बहुत आसान है, इसको ढूंढने के लिए हम लोग करेंगे P0 एंड P1। तो P0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा पॉइसन का, ये होगा e रेज टू माइनस m, m रेज टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल। आप चाहें तो इसमें m की वैल्यू इनपुट कर दें, सही रहेगा। यस, तो हम करेंगे e रेज टू माइनस 1, फिर 1 रेज टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1, 1 रेज टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम इसमें से e रेज टू माइनस 1 अगर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे अंदर बचेगा, देखो 1 रेज टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए 1 बाय 1 ये बचेगा 1, और यहाँ पे भी अल्टीमेटली मुझे 1 ही मिलेगा। याद रखना एनीथिंग रेज टू 0 1 होती है, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होता है। सो अल्टीमेटली ये 1 बाय 1 हो गया, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 बाय 1 ही है। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, अगर आप इसे सॉल्व करें, सो दिस इज 2, और e की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ये है 2.71828, राइट। माइनस 1 है इसलिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2.71828, बस आपको इसे डिवाइड करना है और आपके पास आंसर होगा। तो इसे डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2.71828, और मेरा आंसर आ रहा है 0.7357, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ आंसर है, होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमारा आ रहा था 0.575, इट कैन बी रिटन एज 0.7358। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे दोबारा जरूर से देखना, तो ही आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, e रेज टू माइनस 1 कॉमन लिया है, राइट, और उसके बाद इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, नीचे भी क्या है 1 आ रही है, तो 1 बाय 1 हो गया, और यहाँ से भी e माइनस 1 कॉमन लिया, तो इसलिए ये भी क्या हो गया 1 रेज टू 1 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1, तो अगेन 1 बाय 1, सो दैट्स व्हाई 1 प्लस 1 हो रहा है यहाँ। Now moving to our last question for this video, that is question number 10. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्कैनर में भी देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। A random variable follows a Poisson distribution and its coefficient of variation is 50. ठीक है, तो बाद में हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले आपके पास m की वैल्यू होनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। और m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास cv की वैल्यू अवेलेबल है, तो उसका सहारा लेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास cv कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू गिवन है 50। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए cv का, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, और इसकी वैल्यू अवेलेबल है 50। दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 बाय 100, दैट इज 1 बाय 2। इतना तो हो गया हमारा सॉल्व, लेकिन अभी भी हमें मीन नहीं मिला। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था पहले ही कि पॉइसन के केस में जो आपका मीन है ये आपका m होता है, और वेरिएंस भी आपका क्या होता है, मीन और वेरिएंस ये दोनों ही आपके m होते हैं। दैट मींस जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या हो गया, आपका रूट m हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस आपका m है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट m, राइट। बस इसको हम यहाँ पे हम डाल देंगे, st डिवाइडेड बाय मीन है यहाँ पर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है, रूट m है पॉइसन के लिए, मीन तो आपका m ही है, और इसकी वैल्यू आपको मिल रही है हाफ के बराबर, राइट। सो अगेन सी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो रूट m है, और यहाँ पे m को क्या लिख सकते हैं, m को आप रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं ना, रूट m इंटू रूट m इज नथिंग बट m। ऐसा करते ही आप देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, रूट m इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली चलो इस स्टेप को मैं स्किप नहीं करती हूँ, कर देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास बचा ये है ना, देन 2 को आप इधर लेके जाना, रूट m को आप उधर लेके जाना, तो क्या बचेगा, ये बचेगा रूट m इज इक्वल टू 2। हमें रूट m थोड़ी ना चाहिए, m चाहिए, तो अगर रूट m 2 है तो m क्या होगा,
4 होगा। बस हम पहुंच गए हमारे 4 तक। प्लीज ये स्टेप को अच्छे से देखना। वेरिएंस जो होता है वो मीन के बराबर ही होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन रूट m होता है। सीवी का फॉर्मूला लगाया है, सीवी का फॉर्मूला आपने डिस्पर्शन चैप्टर में सीखा है, वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। दोबारा से इन स्टेप्स को देखना, क्लियर हो जाएगा। खैर, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मीन एक बार हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम इजीली ढूंढ पाएंगे। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। सो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, अच्छे से लिख देती हूँ, x ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0, ये निकालना है। अगेन दिस इज a, दिस इज b, और ये जो है ये कुछ नहीं है, ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b बाय b। दैट मींस हमें इंटरसेक्शन करना है a, जो कि है इस केस में x ग्रेटर देन 1 का इंटरसेक्शन करना है b यानी कि x ग्रेटर देन 0 के साथ, और डिवीजन में आएगा b जो कि है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब न्यूमरेटर के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर क्या कह रहा है, यहाँ पे ये a है, ये b है, राइट, और a क्या है एक बार देखें तो x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 में क्या वैल्यूज आ सकती हैं x की, ये हो सकता है 2 3 4 5, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, और b क्या है हमारे पास, ये है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 में क्या वैल्यूज आ सकती है, ये हो सकता है 1 2 3 4, ऐसा ऐसा। और हमें चाहिए a का इंटरसेक्शन b के साथ, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। कॉमन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये कॉमन है, यानी कॉमन क्या है, कॉमन इज नथिंग बट x ग्रेटर देन 1 ही इसमें कॉमन है। ठीक है, 2 3 4 5 से लेकर के ये क्या है x, इसमें x ग्रेटर देन 1 क्या है, कॉमन है। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 ही आएगा क्योंकि वही इनका इंटरसेक्शन है, और नीचे क्या है x ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको आपने और सिंप्लीफाई किया है, अभी सॉल्व नहीं किया है। न्यूमरेटर बिकम्स x ग्रेटर देन 0 बिकॉज वही इनका इंटरसेक्शन है, और डिनोमिनेटर जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। नाउ x ग्रेटर देन 1 न्यूमरेटर के लिए हमें चाहिए, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, x ग्रेटर देन 1 को कैसे ढूंढेंगे। सो इसके लिए आप या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठ के करें, या फिर आप क्या करें, इसको ऐसे कर सकते हैं। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 1 चाहिए, और डिनोमिनेटर के लिए चाहिए x ग्रेटर देन 0। सो x ग्रेटर देन 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस p0 एंड p1, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए ना, 2 3 4 5 ये सब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 0 और 1 नहीं चाहिए, तो वही ढूंढो और फिर उसे 1 से माइनस कर दो। सिमिलरली ग्रेटर देन 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p0 निकाल के उसे माइनस कर देंगे 1 से, राइट। बस ये करना है। अभी हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो p0 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, p1 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, इस तरीके से। ठीक है, विल सॉल्व इट, पॉइसन के हिसाब से करना है हमें। p0 का फॉर्मूला क्या होगा, e रेज टू, आपने m की वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ लिया है, वो है माइनस, वो है आपकी 4, याद है ना, m की वैल्यू हमने ढूंढी थी 4, वही यहाँ पे लगा रहे हैं। तो e रेज टू माइनस m होता है, तो e रेज टू माइनस 4 हो जाएगा, फिर 4 रेज टू x, इस केस में हमारे पास पहले 0 है, बाय 0 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ये क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया, p0 और p1 को, राइट। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 माइनस p0 की वैल्यू e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल, ये है। अब इसे हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं, e रेज टू माइनस 4 पहले, और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू ढूंढ लो, दैट वुड बी बेस्ट। सो e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू हम पहले ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो बहुत जगह पे हमें यूज करनी है। सो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 2.71828 रेज टू 4, इस तरीके से आपको मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव है, e की वैल्यू क्या होती है, 2.71828 होती है, मैंने बताई है, और नेगेटिव है इसलिए नीचे चली जाएगी। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, सो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, yes, so once you solve it, this your answer would be 0.01832, yes, ये आपकी होगी e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू। अब आप इसे बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, राइट। तो जल्दी से लगा देती हूँ मैं, यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस
e रेज टू -4 कितना हो गया आपका 0.01832। 4 रेज टू 0 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो कुछ नहीं होगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 सेम रहेगा। और यहाँ पे आपके पास 0.01832 e रेज टू -4 की वैल्यू इंटू क्या है 4 रेज टू 1 जो कि 4 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो उसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर है। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस e रेज टू -4 दैट इज 0.01832। ठीक है, और बाकी सब क्या है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दैट्स इट, बस इसको हमें सॉल्व करना है। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, देखो 0.01832 इंटू 4, देखो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.07328, राइट। और उसको फिर प्लस करना है 0.01832 से। सो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 1 माइनस 0.0916, राइट। और डिनोमिनेटर में आपको करना है 1 माइनस 0.01832। सो न्यूमरेटर आपका आ रहा है 0.9084 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 0.9817, राइट। बस आपको इसको सॉल्व करना है जल्दी से, एंड आपको आंसर मिल रहा है 0.9254, राइट। तो ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही आंसर मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं कि ये आंसर ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में यही आंसर है 0.9254, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक बार आप जरूर से इसका मेथड शांति से बैठ के देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ना। सो अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। यहाँ पर आपने मीन ढूंढा है, सबसे पहले आपने मीन ढूंढना है, और उसके लिए आपने सीवी का यूज किया। ठीक है, सीवी का आपने यूज किया, जो कि आपको क्वेश्चन में 50 वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल थी, ये 50 क्वेश्चन में था ही। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगा के किसी तरीके से मीन ढूंढा, दैट इज 4। देन जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पे आपको पता चला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, and then once you apply conditional probability and then you have to apply formula of Poisson। आराम से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक बार दोबारा से रिप्ले करें, आपको समझ आ जाएगा। So that's it for this video. Have a good day.